उसने तीखी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, तहजीब मालिक एक्स को तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। सॉरी अमल, ये हकीकत है कि मैं उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता हूँ। पता नहीं लोग किसी को इतना क्यों चाहते हैं। मेरा तो ख्याल ये है कि बातों का तसव्वुर उस वक्त तक होना चाहिए जब तक इंसान के लिए एक दूसरे में कशिश रहे। क्या उसके बाद एक दूसरे को भूल जाना बेहतर नहीं होता? ये मेरे नजरिए के खिलाफ है अमल, ऐसा मुमकिन नहीं। खैर, मैं ऐसे किसी नजरिए पर बहस नहीं करना चाहती, लेकिन क्या तुम वाकई इंतहाई इक़दाम पर आमादा हो? हाँ अमल, मैं इसके लिए मजबूर हूँ। तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। अभी तुम्हें होशियारी से काम लेना चाहिए। मुमकिन है ओली बावड़ी सिलसिले में अपने अंदर लचक पैदा कर ले और कम अज कम तहजीब को तुम्हारे हवाले कर दिया जाए। एक बात को ज़हन में रखना अली, मैं तुम्हारे साथ। अभी अमल ने इतना ही कहा था कि दफअतन दरवाजा बहुत जोर से खुला और 4-5 आदमी दुनदुनाते हुए अंदर घुस आए। उनके हाथों में स्टेन गनें दबी हुई थी। उनमें से एक ने गर्राते हुए लहजे में कहा, अपने हाथ बुलंद कर दो और किसी किस्म की जुम्बश करने की कोशिश मत करो, वरना हमें हदायत मिली है कि तुम्हारे पूरे बदन को छिलनी कर दिया जाए। अमल गुस्सीले अंदाज में खड़ी होगी। ये हदायत तुम्हें किसने दी है? मिस, आपके पप्पा ने, आगे वाले शख्स ने कहा। ये बेईमानी है, गद्दारी है। पप्पा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अली से बात की है। अकब से मोशे मोज की आवाज सुनाई दी। बेटे, किसी भी यहूदी को कभी किसी से ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो उसे पूरा करना पड़े। तुम अपने पप्पा की हदायत बार बार भूल जाती हो। एमल ने मोशे मोज की तरफ देखा। एमल देखती रही और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सॉरी पप्पा, मैं जज्बाती हो गई थी, लेकिन आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं अली को समझाऊं। मैंने जितनी देर के लिए कहा था उतनी देर हो चुकी है बेटे, चलो इसे ले चलो। मोशे अरमोस ने अपने साथियों से कहा और वो सब मुझ पर टूट पड़े। मेरे लिबास की तलाशी लेकर हर चीज निकाल ली गई और उसके बाद मुझे रस्सियों से जकड़ दिया गया। मेरा कैद खाना एक तय खाना था जो उस इमारत के निचले हिस्से में वाक़ था। जब वो लोग मुझे तय खाने में छोड़कर चले गए तो मैंने सूरत हाल पर गौर किया। कुछ गलतियां मुझसे भी हुई थी, लेकिन एमल के बारे में क्या कहा जा सकता है? बहरदौर कम अज कम इतना तो मैं जानता था कि वो लोग मुझे फौरन कत्ल नहीं करेंगे। और फिर अभी तो सारडान का मामला था, चुनांचे उन्हें सिर्फ वक्त गुजारना था। मैं अपने इस कैद खाने में तकरीबन 4 घंटे बैठा रहा। उसके बाद कुछ लोग आए और मुझे चाय वगैरह देकर चले गए। मेरे हाथ रस्सियों से आजाद कर दिए गए थे, अलबत्ता पांव बदस्तूर कसे हुए थे। लेकिन जब हाथ आजाद हो जाएं तो पैरों को बांधे रखना हमाकत ही होती है। चुनांचे चाय पीने से पहले मैंने अपने पांव खोल लिए थे और फिर इत्मीनान से चाय बनाकर पीने लगा। तय खाने के बारे में मैंने एक लम्हे में अंदाजा लगा लिया था कि इसे या यहाँ से फरार होना किसी के लिए मुमकिन नहीं। मोशे अरमोस जैसे शातिर ने मामूली इंतजामात नहीं किए होंगे। चुनांचे ये हमाकत कम अज कम मुझ जैसा आदमी नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ वक्त का इंतजार करता रहा। अगर इन हालात में ओली बावड़ से राब्ता कायम होता है तो मैं कम अज कम उससे बात तो कर सकता हूँ। जो कुछ होगा बाद में देखा जाएगा। चुनांचे कैद खाने में गुजरने वाला वक्त मेरे लिए परेशान कुन नहीं था। उस वक्त गालबन रात हो चुकी थी और शायद 2 या 3 बजे थे। मैं कैद खाने के फर्श पर इत्मीनान से लेटा हुआ छत को घूर रहा था कि दफअतन कैद खाने के दरवाजे पर कुछ आहट महसूस हुई और मैं गर्दन घुमाकर देखने लगा। दरवाजा खुला, अंदर आने वाली एमल ही थी। उसके पास एक छोटा सा बैग था जो उसने शाने से लटका रखा था। हाथ में पिस्टल दबा हुआ था। मैं उसे इस अंदाज में देखकर चौंक पड़ा। मैंने ताज्जुब से उसे देखा तो उसने आंखें बंद करके जोर से गर्दन झटकी। खुदा का शुक्र है कि तुम रस्सियों से बंधे हुए नहीं हो। चलो उठो, जल्दी करो। मैंने अमल की सूरत देखी और देर करना मुनासिब नहीं था। कोई सवाल किए बगैर मैं उसके साथ बाहर निकल आया। तय खाने से ऊपर पहुंचने के बाद अमल ने एक रायदारी का इंतखाब किया, लेकिन वो इस रायदारी में सीधी नहीं गई, बल्कि रायदारियों की तकरीबन 50 गज तय करने के बाद वो एक खुले हिस्से से नीचे कूद गई। दूसरी तरफ तकरीबन 7 फीट गहराई थी, लेकिन अमल को उधर कूदने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक लम्हे के बाद मैं भी उसके नजदीक था। ये इमारत का अकबी हिस्सा था। उसके बाद एक छोटा सा लान का टुकड़ा था। फिर बाहर निकलने वाली दीवार। अमल ने पूरा इंतजाम कर रखा था। हम दीवार कूद कर दूसरी तरफ आए तो बाहर एक छोटी सी जीप खड़ी हुई थी जिसके इग्निशन में चाबी लगी हुई थी। चलो तुम ड्राइव करो, मैं इधर उधर निगाह रखती हूँ। मैंने अमल की इस बात पर भी कोई एतराज नहीं किया था। जीप स्टार्ट हुई और आगे बढ़ गई। चारों तरफ हू का आलम तारी था। कोई जीरू नजर नहीं आ रहा था। जाहिर है रात का ये वक्त लोगों के सोने का वक्त होता है। हम इमारत से बहुत दूर निकल आए। अमल मुझे रास्ता बताती जा रही थी। कालमो कैंपस से मुझे थोड़ी बहुत वाकफियत थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उसके हर गली कूचे से वाकिफ होता। कई मोड़ काटने के बाद एक चौराहे से हम बाईं सिमत घूम गए।
उस तरफ एक बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन रात की तारीकी में मुझे वो बोर्ड साफ नजर नहीं आ सकता था। लेकिन एमल के इशारे पर हम उस तरफ चले गए। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद मैंने आबादी खत्म होती हुई महसूस की और जीप की रफ्तार किसी कदर सुस्त करते हुए एमल की जानिब देखा। बिल्कुल फिक्र मत करो, जीप में खाने पीने की काफी एशिया मौजूद हैं और इसके अलावा पिस्टल वगैरह भी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एमल, मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें अली, चलते रहो, मैं कह रही हूँ चलते रहो। मैंने शाने हिलाए, जीप का फ्यूल मीटर देखा, टैंकी फुल थी, गोया में कोई दिक्कत पेश नहीं आ सकती थी। चुनांचे मैंने भी सोच विचार से बेनियाज होकर जीप की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। पक्की सड़क साफ और शफाफ थी और न जाने कहां से कहां तक चली जाती थी। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक दोराहा मिला और यहाँ मुझे सड़क के बारे में अंदाजा हुआ। उसमें से एक सड़क गोटे हिल चली जाती थी और दूसरी न जाने कहां, लेकिन ये दूसरी सड़क तकरीबन 3-4 मील आगे जाने के बाद खत्म हो गई थी और उसके बाद कच्चा रास्ता था जो थोड़े से ढलान में उतरकर जंगलों में जाकर गुम हो जाता था। मैंने गहरी सांस ली, एमल की तरफ देखा तो एमल ने आगे बढ़ते रहने का इशारा कर दिया। बड़ी पुरस्कार, बड़ी अजीब, बड़ी हैरत अंगेज और बेहद दिलकश लड़की थी। रात की इस तारीकी में भी उसका चेहरा रोशन था। मैं उसकी हदायत पर अमल करता रहा और थोड़ी देर बाद जीप जंगलों में दाखिल हो गई। मुझे इन जंगलों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। मैंने एमल से इस सिलसिले में सवाल किया तो वो कहने लगी, हाँ, ये जंगलात खतरात से पूरा है, ज़ाहिर है अफ्रीका का इलाका है, तुम यहाँ किसी बेहतरी की तवक्को मत रखो, बस होशियारी ही हमें जिंदा रख सकती है। लेकिन एमल, तुमने मेरे लिए अपने आप को खतरे में क्यों डाला है? मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं एडवेंचर पसंद हूँ और ये भी तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। यकीनन मेरे जहन में कोई ना कोई खराबी मौजूद है और यही खराबी मुझे मजबूर कर रही है कि मैं ऐसे इकदामात करूँ जो किसी भी तरह मेरे लिए बेहतर ना हो। तुम मेरी तरफ तो देखो भी नहीं, बस जो कुछ मैं कह रही हूँ वो करते रहो। मैं मोहतात अंदाज में जीप चलाता रहा। दरख्तों के दरमियान जीप गुजारना खासा मुश्किल काम था। किसी भी लम्हे किसी खूनख्वार दरिंदे से मुलाकात हो सकती थी। एमल पिस्टल संभाले बैठी हुई थी। हम तकरीबन 2.5 घंटे तक जंगलों में सफर करते रहे, लेकिन अल्लाह के फजल से कोई ऐसा खतरनाक वाकया पेश नहीं आया जो हमारे लिए मुश्किलात का बायस होता। जंगल का ये टुकड़ा बहुत ज्यादा वसी नहीं था। यहाँ हम एक वसी व अरीज मैदान में निकल आए जहाँ चारों तरफ पहाड़ बिखरे हुए थे। एमल ने कहा, इन पहाड़ियों की दूसरी तरफ जब हम बड़े पहाड़ी सिलसिले के दामन में पहुंचेंगे तो वहाँ हमें ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ जीप को भी छुपाया जा सकता है और हम खुद भी रह सकते हैं। मेरा ख्याल है ये पहाड़ी टुकड़ा हम 1-1.5 घंटे में तय कर लेंगे और सुबह होने से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उस वक्त रात की गहरी तारीकियां सुबह की सफेदी में बदलने लगी जब हमें वो पहाड़ी सिलसिला नजर आ गया जो काफी बुलंद था और तहद्दे निगाह दोनों तरफ फैला हुआ था। एमल ने यहाँ भी मुझे गाइड किया और बाईं सिमत का रुख इख्तियार किया। थोड़ी देर के बाद हम पहाड़ी दीवार के पास पहुंच गए। अब सुबह की रोशनी नमूदार हो गई थी। एमल ने कहा, बाकी तो और कोई खतरा नहीं, सिर्फ मैदान में जीप के टायरों के निशानात तलाश किए जा सकते हैं। कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए, मगर नहीं, फिक्र मत करो। हवाएं चलती रहती हैं और खास तौर से इस खुले मैदान में हवाएं तेज होती हैं और मुझे उम्मीद है कि वो यकीनन टायरों के निशानात को मिटा डालेंगी और अगर ना भी मिटी तो फौरन ही किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं जा सकती। वो देखो, वो गार का दाना नजर आ रहा है, लेकिन जरा होशियारी से, उसमें कोई भी छुपा हो सकता है। मैंने जीप का रुख उसी गार की जानिब कर दिया। दाना तकरीबन 10 फीट के कतर का था और उसमें थोड़ा सा झुककर अंदर दाखिल हुआ जा सकता था। एमल ने अपने बाईं सिमत कुछ टटोला और फिर एक बड़ी सी टार्च निकालकर मेरे हाथ में थमा दी और उसके साथ ही उसने गाड़ी रुकवा दी थी। चलो गार की तलाशी लेते हैं, लेकिन जरा एहतियात के साथ। हम दोनों जीप से उतरकर गार में दाखिल हुए और अंदर पहुंच गए। बड़ा अजीब और गरीब गार था। अंदर से बिल्कुल कुशादा और बिल्कुल साफ था और दूर बुलंदी पर एक सुराख सा नजर आता था जिससे रोशनी की हल्की सी लकीर अंदर दाखिल हो रही थी और इन शुआओं ने गार को अच्छा खासा रोशन कर दिया था। लेकिन यहाँ कोई जानवर वगैरह नहीं था और ना ही इसके निशानात थे जिससे ये एहसास हो कि किसी जानवर ने कभी इस तरफ का रुख किया हो। एमल ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, इब्तिदा बहुत अच्छी हुई है। मेरा ख्याल है ये गार हमारे लिए बेहतरीन पनागा साबित हो सकता है, चुनाचे यहीं डेरा डाल दिया जाए। मैंने एक गहरी सांस ली। एमल मुझे छोड़कर बाहर निकल गई थी। थोड़ी देर के बाद वो अपना बैग उठाए हुए अंदर आ गई और उसने बैग एक तरफ डाल दिया। उसके बाद वो दोबारा बाहर चली गई। मैं भी उसके साथ था। जीप की सीटों के नीचे तरह तरह की चीजें रखी हुई थी, बिस्किट जिनमें फल और खुश्क चीजें मौजूद थी।
एक कैरोसिन ऑयल, स्टोव, कुछ कंबल और नीचे बिछाने के लिए कुछ चीजें। घर वो तमाम इंतजामात थे जो काफी दिन तक हमारा साथ दे सकते थे। पानी के कनस्तर भी रखे हुए थे जो बहरहाल हमारे लिए बेहतर थे। मैं ही उन्हें उठाकर अंदर लाया था। मैंने ताज्जुब खेज निगाहों से अमल को देखते हुए कहा, क्या यहाँ हमें तवील क़याम करना पड़ेगा? हाँ बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी। अब जब अभी तक कुछ नहीं पूछा तो थोड़ी देर तक और इंतजार कर लो। मैंने एक गहरी सांस ली। इस लड़की ने वाकई मुझे हैरान कर दिया था। एमएल ने जमीन पर बिस्तर बिछाया और उसके बाद इत्मीनान से उस पर लेट गई। कैसी सुकून बख्श जगह है। ओह, लेकिन एक बात तो मैं भूल ही गई। चलो चलो बाहर आओ, उसने कहा और एक बार फिर मैं उसके साथ बाहर निकल आया। अब हमें ऐसी जगह तलाश करनी है जहां हम जीप को दूसरों की निगाहों से पोशीदा रख सके। हम ऐसी जगह की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगे। एक पहाड़ी का दहाना नजर आया जो उस गार से तकरीबन 100 गज के फासले पर था। उस कटाव से गुजरने के बाद एक ऐसी जगह आती थी जहां अगर जीप को पोशीदा कर दिया जाए तो सिवाय बुलंदी के उसे और कहीं से नहीं देखा जा सकता था। मैंने भी वो जगह पसंद की और हमने जीप को वहां खड़ा कर दिया। उसके बाद हम 100 गज का फासला वापस तय करके उसी गार में दाखिल हो गए। एमएल अंदर आई और फिर अपने बिछाए हुए बिस्तर पर बैठ गई। बैठो, ये बताओ नाश्ता तैयार करूं? वैसे भी सुबह हो चुकी है। एमएल, मैं नहीं समझता कि तुम्हारे ये एहसानात। बेकार बातें मत करो। तुम यूं समझो कि पागल खाने से एक पागल छूटा और तुम तक पहुंच गया और अब वो अपने पागलपनी में ये हरकतें कर रहा है और इस दीवानगी का तुम पर कोई एहसान नहीं है, एमएल ने कहा और मैं खामोशी से उसकी सूरत देखने लगा। एमएल ने उठकर कैरोसिन स्टोव जलाया। वो तमाम इंतजामात करके लाई थी। कैरोसिन स्टोव पर उसने काफी के लिए बर्तन चढ़ा दिया और फिर काफी के दूसरे लवाजमात के डिब्बे खोलने लगी। काफी मिकदार में वो ये तमाम चीजें अपने साथ लाई थी। मैं उसे काफी बनाते हुए देखता रहा। फिर उसने कुछ डबल रोटियां निकाली और उनमें मक्खन वगैरह लगाने लगी। टोस्ट तैयार किए, हंटर ब्रीफ निकाल कर सामने रखा और फिर काफी की प्यालियां लेकर मेरे पास आ बैठी। चलो नाश्ता शुरू कर दो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके साथ उसके बनाए हुए सैंडविच खाने लगा। एमएल खुद भी मेरे साथ मसरूफ थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत तड़प रही थी और मैं अकीदत की निगाहों से उसे देख रहा था। होशियार मोज की इस क्रिश्चियन लड़की ने मेरा दिल जीत लिया था और मैं उसका बेहद शुक्रगुजार था। अजीब सी लड़की थी, हर कैफियत, हर एहसास से बेनियाज, बेमकसद किसी पर एहसान करने की आदी, और जब उसे इस एहसान का एहसास दिलाया जाता तो वो बुरा मान जाती थी। बेहतरीन नाश्ता करने के बाद वो फिर अपनी जगह जा लेटी और मुझसे भी लेटने के लिए कहा। मैं उसके नजदीक बैठ गया था और मुसलसल उसकी सूरत देखे जा रहा था। वो मुस्कुरा दी। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं एमएल, कुछ नहीं। मैं तुमसे बड़ी मुतासिर हुई हूँ अली। तुम्हारे किरदार में बड़ी खूबियां हैं। दर हकीकत मेरी ये एक कमजोरी है। मुझे ऐसे लोग बेहद पसंद है जो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दे चुके होते हैं जो दूसरों के लिए बायसे हैरत हो। अंकल हावर्ड ने तुम्हारे बारे में जो कहानियां सुनाई वो हैरत अंगेज हैं। तुम तो जबरदस्त एडवेंचर पसंद इंसान हो और बस यूं समझ लो कि उसी चीज ने मुझे तुम्हारी तरफ मुतवज्जो किया है। मुझे माफ करना, जाहिर है कि मैं औरत हूँ। किसी तहजीब मालिक एक्स से मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? मेरी दिलचस्पियां तो सिर्फ तुमसे वाबस्ता हैं। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और उस पसंदीदगी का कोई खास सिला वसूल नहीं करूंगी तुमसे। तुम मेरी तरफ से मुतमईन रहो। जो कुछ तुम चाहोगे वही होगा और जो कुछ तुम नहीं चाहोगे उसके लिए मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगी। भाई देखो ना, जब आदमी किसी के लिए कुछ करे तो फिर अपने मफादात से बेनियाज हो जाए। मैं नहीं समझता कि तुम्हारे अंदर कौन सी रूह मौजूद है। एक गद्दी रूह जिसकी बहरहाल कोई तारीफ नहीं की जा सकती, एमएल ने जवाब दिया। नहीं एमएल, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है और अब तक जिस तरह बेलोस होकर किया है उसके तहत मैं। छोड़ो यार, किन बातों में पड़ गए, एमएल ने बेपरवाही से कहा और फिर अपने पांव जमीन पर फैला दिए। तेज रोशनी होती जा रही थी। गार बेहद ठंडा था और माहौल बहुत ही अजीब और दिलकश। थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद मैंने एमएल से पूछा, ये कौन सी जगह है? क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकती हो? कालमो कैंपू का मशरकी इलाका, लेकिन हम कालमो कैंपू से तकरीबन 60 मील दूर निकल आए हैं, या फिर मुमकिन है उससे भी कुछ ज्यादा। यानी अगर हमारी तलाश भी की जाए तो इस तरफ अव्वल तो उनका ज़हन मुश्किल से पहुंचेगा। वो यही तसव्वुर करेंगे कि हम लोग शहर ही में कहीं मौजूद हैं, और फिर जब वो इस तरफ का रुख करेंगे तो काफी वक्त गुजर गया होगा और उस वक्त तक हम अपने आप के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। कौन से काम? मैंने सवाल किया और एमएल फिर मुझे देखने लगी। फिर वो हल्के से हंस पड़ी। वही काम जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं। मैं अभी नहीं समझा एमएल। तुम मोशे अरमोज की इस बात के लिए मजबूर कर सकती हो कि वो ओलिव हावर्ड से बात करे और तहजीब मालिक एक्स हो तुम्हारे हवाले कर दे।
اس کے علاوہ وہ معاہدہ بھی جو تمہارے نام سے ہے اور جس کی وجہ سے تم پریشان ہو سکتے ہو، لیکن معاہدے کے کاغذات تو گوٹے ہل میں ہوں گے۔ ممکن ہے ایسا ہو، میں بہت زیادہ گہری سوچ نہیں رکھتی، لیکن عارضی طور پر میں اگر کسی بات پر غور کرتی ہوں تو میرا خیال ہے کچھ باتیں میری سمجھ میں ضرور آ جاتی ہیں۔ انکل ہاورڈ نے اگر اس معاہدے کے ذریعے تمہیں بلیک میل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر معاہدے کے کاغذات انکل ہاورڈ کے پاس ہی ہوں گے۔ انکل ہاورڈ کو تم کب سے جانتی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ بہت زیادہ عرصے سے نہیں، لیکن ان کا نام میں اپنے ڈیڈی کی زبانی بہت عرصے سے سنتی آ رہی ہوں۔ ڈیڈی اکثر ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ دراصل پہلے ہمارا قیام نیو یارک میں ہی تھا، لیکن انکل ہاورڈ نے نیو یارک چھوڑ دیا تو ڈیڈی بھی وہاں سے چلے آئے۔ مختلف شہروں میں رہتے رہے ہیں، کچھ عرصے قبل ہی ہم کالمو کیمپو پہنچے ہیں۔ ویسے ڈیڈی کا کاروبار بہت وسیع ہے، ہم کینیڈا اور ہالینڈ میں بھی اپنے رہائشی مکانات رکھتے ہیں اور میں ان تینوں پر کافی عرصے رہی ہوں۔ ایمل، تم واقعی بے حد عجیب ہو نا؟ چلو تم نے یہ اعتراف تو کر لیا، میرے لیے یہی خوشی ہے۔ حالانکہ تمہارے بارے میں نے جو کچھ سنا ہے وہ ایسا ہے کہ تم مجھے ایک آسمانی مخلوق لگتے ہو۔ میں ہنسنے لگا۔ ہم لوگ ساری رات جاگتے رہے۔ میرا خیال ہے ہمیں کم از کم آرام کر لینا چاہیے کیونکہ دن کو کوئی خطرہ پیش نہیں۔ میں نے گردن موڑی، ایمل نے بھی خود ہی آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا، پھر نہ جانے کب میری آنکھوں میں نیند رینگ آئی۔ دن سروں پر سے گزر چکا تھا، غار میں اب اتنا خوشگوار موسم نہیں رہا تھا، باہر بھی بے پناہ تپش پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اندر اچھا خاصا ماحول بہتر تھا۔ ایمل بے سود پڑی ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ انتہائی بے باک اور سرکش لڑکی نہ جانے کیسی ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایمل بھی جاگ گئی، مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سوری، کتنی دیر سے جاگے ہو؟ زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ کیا وقت ہو گیا؟ اس نے کہا اور کلائی پر بندی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھنے لگی۔ اوہ، 2:45 بج رہے ہیں۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ نہیں ایمل، اب میری ضروریات کا اتنا زیادہ خیال کر کے مجھے شرمندہ مت کرو۔ فضول باتیں مت کرو، جو ذمہ داری میری ہے وہ میں پوری کروں گی۔ اس بار ایمل نے ایک ڈبہ نکالا اور آئل سٹوو جلا کر اس پر سالن گرم کرنے لگی۔ ڈبل روٹیاں کافی مقدار میں وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ ہم نے اس وقت بہترین کھانا کھایا۔ جو سالن ایمن نے ساتھ لایا تھا وہ خاص قسم کا تھا اور غالباً بند ڈبوں میں موجود تھا۔ ایمل، تم نے یہ انتظامات کافی دیر میں کیے ہوں گے؟ ہاں، میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا جب ڈیڈی نے تمہیں پہلی بار میرے پاس بھیجا اور پھر پیچھے سے آ کر تمہیں گرفتار کیا۔ میں نے اسی وقت سے تیاریاں کرنا شروع کر دی تھی اور یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں نکال کر لے جاؤں گی۔ یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے ایمل، لیکن اب ہم کریں گی کیا؟ کچھ نہیں، عیش آرام۔ یہ جگہ کافی دلکش ہے۔ افریقہ کے بے شمار علاقوں کے بارے میں لوگوں کو صحیح طور پر اندازہ نہیں ہے۔ باہر نکل کر دیکھیں گے، بس ذرا شام ہو جائے، منظر بہت دلکش ہو جاتا ہے، ایمل نے کہا اور میں ہنس پڑا۔ کیوں؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے ایمل؟ اس طرح کب تک وقت گزارا جائے گا؟ جب تک کہ وہ لوگ تمہارے کام کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں۔ لیکن یہاں رہ کر ہم انہیں اپنے کام کے لیے کس طرح آمادہ کریں گے؟ جلد بازی کے عادی ہو علی۔ میں نے جب یہ سب کچھ کیا ہے تو کیا خیال ہے کہ ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہ رکھا ہوگا؟ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ اوف، تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا، ایمل نے کہا اور پھر اٹھ کر وہ بیگ کھولنے لگی جس میں اس کے کچھ لباس رکھے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا چوکور باکس بھی تھا جس میں اوپر کی جانب ایریل لگا ہوا تھا، درمیان میں کچھ سوراخ اور بٹن نظر آ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ٹرانسمیٹر۔ اوہ، اور اس کا ریسیور کہاں ہے؟ موسی ارموش کے پاس، ایمل نے رک رک کر کہا اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پھر میں مسکرا اٹھا۔ او ڈیئر ایمل، تم تو واقعی گریٹ ہو۔ شکریہ شکریہ، میرے بارے میں ابھی تمہارے خیالات کافی تبدیل ہوں گے۔ اور بلاخر وہ شرارت سے مسکرانے لگی، اور اس بلاخر کے بعد کا مطلب میں سمجھ رہا تھا اور مجھے ایک لمحے کے لیے الجھن سی پیدا ہوگی۔ یہ بے باک لڑکی مجھے کھلی دعوت دے رہی تھی۔ اس نے ٹرانسمیٹر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ ابھی نہیں، اہم مسئلے میں رات کو کوشش کریں گے۔ لیکن تمہارا منصوبہ کیا ہے ایمل؟ کچھ نہیں، بس تم نے انتقامی جذبوں سے مجبور ہو کر مجھے اغوا کر لیا ہے اور مجھے سخت اذیتیں دے رہے ہو۔ میں بے حد اذیت میں ہوں اور روتے ہوئے اپنے ڈیڈی سے درخواست کروں گی کہ تمہاری ہر شرط مان لی جائے اور تمہیں مطمئن کر دیا جائے، ورنہ تم مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے چکے ہو اور اتنے ہی درندہ صفت ہو کہ تم مجھے قتل بھی کر دو گے۔ ہاں علی، یہ سب کچھ ضروری ہے۔ میں جانتی ہوں کہ موشی اور موت ساری دنیا میں صرف ایک ہی چیز کو چاہتے ہیں اور وہ میں ہوں۔ تمہیں شاید میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میرے بعد اگر انہیں کسی شے سے دلچسپی ہے تو وہ بے پناہ دولت ہے۔
बिलाशुबा वो एक मजहबी आदमी है और एकले सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर के लिए अपने आप को वक्फ कर चुके हैं। अपनी आमदी का 75% हिस्सा हुकूमत इसराइल को देते हैं, लेकिन इन सारी बातों से कहीं ज्यादा वो मुझे चाहते हैं। अगर मेरे इवज उनसे उनकी तमाम दौलत भी मांगे तो वो उसे भी दे देंगे, लेकिन अली मेरे दिल में उनके लिए प्यार नहीं है और उसकी वजह मेरी माँ का वो तड़पता और सिसकता हुआ चेहरा है जो आज भी मेरी निगाहों के सामने रहता है। काश एमिल मैं तुम्हारी माँ वापस दिला सकता। ऐसे अल्फाज ही क्यों अदा किए जाएं अली जिन्हें पूरा ना किया जा सकता हो। छोड़ो, मुझे गम ज़्यादा मत करो, मैं सब कुछ भूल जाने की ख्वाहिशमंद हूँ। रात को हम दोनों बाहर निकल आए। आसमान पर चांद निकला हुआ था। इब्तदाई रातों का चांद था जो आखिरी रातों में डूब जाता था। पहाड़ियों पर पुरस्रार सन्नाटा छाया हुआ था। बहुत दूर नजर आने वाले जंगल से परिंदों की आवाजें उबर रही थी। पिछली रात या तो हमने इन आवाजों पर गौर नहीं किया था क्योंकि अपनी ही मुसीबत में गिरफ्तार थे। हम एक ऊंची चट्टान पर बैठ गए। पिस्तौल हम दोनों ही के पास मौजूद थे और किसी भी लम्हे हम किसी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ इन चट्टानों पर कोई खतरा नहीं था। अगर कोई दरिंदा इस तरफ का रुख करने की कोशिश भी करता तो बहर तौर उसे खासा फासला तय करना पड़ता। ये पिस्टल दरिंदों के शिकार के लिए काफी तो नहीं थे, लेकिन बहर तौर अपना बचाव तो किया ही जा सकता था। एमल खामोश थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। काफी देर की खामोशी के बाद उसने सिलसिला गुफ्तगू शुरू किया। अली, अगर तहजीब तुम्हें मिल जाए तो तुम उसके बाद क्या करोगे? तहजीब मालिक एक्स का मसला जरा मुख्तलिफ है। तुम यकीन करो एमल कि वो मेरी जिंदगी का इतना गहरा दाग है जिसे महसूस करके बाज़ औक़ात मुझे शदीद अज़ियतों से दो चार होना पड़ता है। दाग ही तो कहा जाएगा इसे। मैं अपने तौर पर जिंदगी गुजार रहा था कि वो लड़की मेरी जिंदगी में शामिल होगी और उसके बाद कुछ इस तरह उसने मुझ पर अपनी गिरफ्त की कि मैं किसी काबिल नहीं रह सका। मोहब्बत अजीब ही चीज है अली, मैं इसीलिए इस जज्बे से दूर रहना चाहती हूँ। नहीं, तुम इस जज्बे से दूर कहाँ हो एबल? क्या मतलब? वो चौंकी। जो शख्स दूसरों के लिए अपने आप को वक्फ कर देता है, अपनी आसाइशें तर्क करके इस हद तक जा सकता है, वो मोहब्बत के जज्बे से दूर नहीं होता। नहीं अली, खबरदार, ये बात मुझसे कभी मत करना। मुझे इस लफ्ज से नफरत महसूस होती है। तुम यकीन करो, मैं दुनिया में किसी को नहीं चाहती। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं मूडी लड़की हूँ। ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हारी बदतरीन दुश्मन बन जाऊं। ऐसा ही दाग मेरा है। नहीं एमल, खुदा के लिए मेरी दुश्मन मत बनना। वो हंसने लगी। नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं। वैसे क्या ख्याल है, हम ट्राई करें? मेरा ख्याल है पप्पा अब काफी परेशान होंगे और ये बात बहर तौर उन्हें मालूम हो चुकी होगी कि मैं तुम्हारे साथ ही गायब हूँ। अब ये दूसरी बात है कि वो जरा मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहे होंगे। उनके ख्याल में उनकी नाजुक अंदाम बेटी इस किस्म का कोई इकदाम नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, कोशिश करो, बात करते हैं, मैंने कहा। तो एमल ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी सेट करने लगी। थोड़ी देर के बाद ट्रांसमीटर पर हल्की हल्की आवाजें उभरने लगी, लेकिन कई बार मोशी अरमोज को पुकारने के बावजूद एमल को जवाब नहीं मिला। तब उसने बटन ऑफ कर दिया। इसका मतलब है कि वो अपनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं और अभी ट्रांसमीटर के पास मौजूद नहीं। उन्हें अंदाजा ही नहीं हो सका होगा कि ट्रांसमीटर का एक सेट गायब हो चुका है। ट्रांसमीटर का दूसरा सेट किस जगह है? मोशी अरमोज की ख्वाबगाह में, बसैरी के पास। लेकिन जाहिर है वो अपनी जान से ज्यादा प्यारी बेटी की गुमशुदगी के बाद ख्वाबगाह में आराम नहीं कर सके। हमें इंतजार करना होगा अली। तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? सारा दिन सोते ही तो रहे हैं। पिछली रात की नींद भी पूरी हो गई। मेरा ख्याल है 2-3 बजे तक तो हमें नींद नहीं आएगी। मैं तो आम हालात में भी 2-2:30 बजे सोने की आदी हूँ, लेकिन अगर तुम नींद महसूस करो या थकन महसूस करो तो आराम से जाकर गार में सो जाना। मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। मैं खामोशी से चांदनी में फैले हुए पुरस्रार सन्नाटे को देखता रहा। सहराए आदम की ठंडी हवाएं हमें छूती हुई गुजर रही थी। एमल के बाल हवा में उड़ रहे थे। चांदनी में वो एक अजीब सी मखलूक नजर आ रही थी। इस वक्त उसने सफेद रंग का ढीला ढाला लिबास पहना हुआ था। मैं उसे देखता रहा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। काफी देर इसी तरह गुजर गई। हमने जंगलों से कुछ पहाड़ी भैंसों को बाहर निकलते हुए देखा। 10-12 की तादाद थी। भैंसे बदहवास होकर भाग रहे थे। उनके पीछे एक चीता नजर आया जो काफी तेज रफ्तारी से उनका ताकुब कर रहा था। भैंसों के भागने से जमीन पर दमक होने लगी थी, लेकिन चीता भी उनके साथ साथ ही भाग रहा था। मैं ये दिलचस्प मंजर देखने में मसरूफ हो गया। चीते ने एक भैंसे को गोल से अलहदा कर लिया। शिकार करने का ये अंदाज बड़ा अनोखा ही था। बाकी को डराकर मुख्तलिफ रास्तों पर काट दिया था और ऐसी जगह से चीते ने इकलौते भैंसे का रास्ता काटा था जहाँ से उसे अपने गोल से जुदा होना ही पड़ा। भैंसा खूनख्वार अंदाज में फुनकारता हुआ दौड़ रहा था। चीते का हुजम भैंसे की निस्बतन बहुत छोटा था, लेकिन वो चीता था। काफी दूर तक दौड़ने के बाद दफतन चीते ने एक छलांग लगाई और भैंसों को दबोच लिया।
ताकत का ये अजीम मुजाहरा हमसे बहुत ज्यादा फासले पर नहीं हो रहा था। हम खामोश और साकत बैठे हुए थे, इस जिद्दोजहद को देखते रहे थे। चीते को गालिबन हमारी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। वो भैंसे की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर गिराने की कोशिश में मसरूफ था। बिलाकर उसने भैंसे को जमीन पर गिरा ही लिया और अपने पंजों से उसके पेट पर जख्म लगाने लगा। भैंसा तड़प रहा था, लेकिन चीते ने उसकी गर्दन कुछ इस तरह में मोली हुई थी कि उसे छुड़ाए नहीं बन रहा था। हालांकि भैंसे ने चीते को जमीन पर रगीदा, शायद चीता जख्मी भी हुआ होगा, लेकिन उसने शिकार को नहीं छोड़ा था। थोड़ी देर के बाद भैंसे की जिद्दोजहद सुस्त पड़ती गई और चीते ने आहिस्ता से उसकी गर्दन छोड़ दी और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा कि भैंसे में कितनी कुव्वत बाकी है। भैंसा जरा सा तड़पा, फिर चीते ने उसके उसी जख्म पर दांत गाड़ दिए थे। हम इतनी देर से ये मंजर देख रहे थे कि एक दूसरे का एहसास भी नहीं रहा था। बिलाकर चीता भैंसे की लाश को घसीटकर एक ऐसी जगह ले जाने में कामयाब हो गया जहां से उसे बैठकर आराम से खा सके। एमल ने गहरी सांस लेकर कहा, कितना अजीब दस्तूर है इस कायनात का। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारी निगाहें दूर दूर तक भटकती रहीं। हम अपनी अपनी सोचों में गुम रहे। काफी देर तक यही सूरत हाल रही। रात काफी हो चुकी है, क्या ख्याल है सो जाया जाए? एमल, अगर एक बार फिर। अरे हाँ, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ, एमल ने कहा और ट्रांसमीटर का स्विच ऑन कर दिया। चंद लम्हे फिर कोशिश करती रही और दूसरे ही लम्हे एक भारी आवाज ट्रांसमीटर पर सुनाई दी। हेलो हेलो। एमल ने एकदम अपना मुंह बंद कर लिया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने ट्रांसमीटर उसके हाथ से ले लिया। दूसरी तरफ से मुसलसल हेलो हेलो की आवाजें उभर रही थी। तब मैंने अपने आवाज को मुतमे किया और आहिस्ता से बोला, मोशे अरमोस, क्या ये तुम ही हो? तुम कौन हो? कौन बोल रहा है? वो बेताबी से बोला। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी आवाज पहचान लेनी चाहिए। अली, अली यार खान। मोशे अरमोस का लहजा बद आवाज था। हाँ, अली ही बोल रहा हूँ। अली, कहाँ हो तुम? और एमल, क्या वो भी तुम्हारे साथ है? हाँ अरमोशे, एमल मेरे साथ है। तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया है। मोशे अरमोस, तुम क्या समझते हो कि ज़ानत सिर्फ तुम्हारे हिस्से में आई है? मैं एमक हूँ। नहीं नहीं अली, तुमने मेरी पोजीशन पर उस वक्त भी गौर नहीं किया था और अब भी तुम बिला वजह मुझसे बरगश्ता हो। तुम यकीन करो, मैं आज भी ओली भावड़ ही के चक्कर में रहा हूँ। मैं पहले ही समझ गया था कि तुम ही एमल को अगवा करके ले गए हो। लेकिन अली प्लीज उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं वही करूंगा जो तुम कहते हो। मोशे अरमोस, तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा। अगर तुमने ना किया तो तुम्हारी बेटी की लाश के इतने टुकड़े किए जाएंगे कि तुम उन टुकड़ों को आपस में जोड़ भी नहीं सकोगे। अरे नहीं, ऐसी बात करके मेरे दिल की हरकत बंद करने की कोशिश मत करो। खुदा के लिए उसे जरा भी नुकसान मत पहुंचाना। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुमसे भरपूर ताउन करूंगा। वही करूंगा जो तुम चाहते हो। लेकिन एमल को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मोशे अरमोस, मैंने मजबूर होकर ये कदम उठाया है। तुमने उस जबान को नहीं समझा जो मैं अब तक इस्तेमाल कर रहा था। मेरे साथ बदतरीन धोखाधड़ी की गई है। मेरी वजह से तुम अरबों रुपए की दौलत कमाने वाले हो, लेकिन मेरे मसले पर तुमने गौर नहीं किया। ओली बावड़ मेरा बदतरीन दुश्मन है और मेरे खिलाफ हर वो काम कर सकता है जो उसके बस में हो। तुम खुद गौर करो मोशे अरमोस, गोटेल के जनरल टेरेस की मराज से फायदा उठाकर ये अरबों रुपए की दौलत में खुद भी कमा सकता था। मैं जानता हूँ कि साल्डान की पहाड़ियों में प्लेटिनियम के जखायर पोशीदा है और ये जखायर ग्रेस्टोन के जरिए तुम्हारी मलकियत बनने वाले हैं। मैंने उनका लालच नहीं किया, सिर्फ इसी बुनियाद पर कि मैं तहजीब मालिक एक्स को हासिल करना चाहता हूँ। ओली बावड़ मिल जाए तो उससे बात करो। मोशे अरमोस, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुआहदे के कागजात और तहजीब मालिक एक्स को 3 दिन के अंदर अंदर मेरे सुपुर्द कर दो। आज से ठीक दिन के अंदर अंदर अगर ये दोनों चीजें मुझे ना मिली तो फिर समझ लो कि मैं तमाम खतरात से बेनियाद होकर पहले अमल को ठिकाने लगा दूंगा। उसके बाद नए सिरे से कोशिश करूंगा कि तुम्हारे खिलाफ सफ आरा हो जाऊं। देखो अली, ओली बावड़ ने मेरी मदद जरूर की है, लेकिन वो मेरा महकूम नहीं। तुम मुझे मौका दो और बार बार ये बात मत कहो कि तुम मैमल को कत्ल कर दोगे। मैं अपनी तमाम कोशिशें इस बात पर सर्व कर दूंगा कि तुम्हें तहजीब और मुआहदे के कागजात मिल जाएं। उसके बाद तुम इस बारे में सोचना। मुमकिन है कुछ ज्यादा देर लग जाए। अब मैं मजबूर हो गया हूँ कि ओली बावड़ को हर तरह से अपने काम के लिए आमादा करूँ। सुनो अली, वक्त का तयन मत करो। तुम मुझसे राब्ता कायम करते रहो। मैं इंतहाई कोशिश करूंगा। एमल कहाँ है? उससे मेरी बात करा दो प्लीज अली, मुझे उसकी आवाज सुना दो। मैंने एमल की तरफ देखा तो उसने आंखें बंद करके गर्दन खम कर दी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल रही थी। अजीब लड़की थी, इंतहाई अजीबो गरीब।
मैंने ट्रांसमीटर उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने बर्राए हुए लहजे में कहा, डैडी डैडी प्लीज मुझे बचाइए डैडी। मैं सख्त अजियत का शिकार हूँ, मेरे हाथ पांव रस्सियों से जकड़े हुए हैं, मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है, प्लीज डैडी मैं मर जाऊंगी। अली तुम सुन रहे हो मेरी आवाज? इसे खोल दो, इसके साथ ये वहशियाना सलूक मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करूंगा। ठीक है मोशे अरमोस, अब उस वक्त तक एमल को अजियत नहीं दी जाएगी जब तक तुम मुझसे दोबारा राब्ता कायम नहीं करोगे।